Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 13th chapter of 12th history. The name of the chapter is Mahatma Gandhi and Nationalist Movement. इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री के ग्रेट लीडर गांधी जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनके द्वारा चलाए हुए मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी ने अपने ईयर्स के 2 डिकेड्स को अब्रॉड में स्पेंड किया था। मेनली जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे थे, वहाँ पर वो एज अ लॉयर वर्क कर रहे थे। बट साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के ऊपर जो बुरा ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था उसके लिए वहाँ पर उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, दैट वॉज सत्याग्रह, और यहीं से गांधी जी फेमस हो गए थे। 1915 में वो इंडिया वापस आ गए और इस टाइम का जो इंडिया था उस टाइम के इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफर था जब वो इंडिया को छोड़कर चले गए थे अब्रॉड में, क्योंकि इस टाइम पर पॉलिटिकल जो है स्टेबल हो रही थी। इंडियन लीडर्स पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे ही एक इंडियन लीडर गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जिनको जो है गांधी जी ने अपना मेंटर बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को एडवाइस किया कि वो एटलीस्ट 1 ईयर तक ब्रिटिश इंडिया में ट्रैवलिंग करें और जाने कि लोग किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। 1916 में BHU की ओपनिंग हुई। BHU की ओपनिंग में गांधी जी को भी इनवाइट किया गया। हालांकि इंडिया में उन्हें अभी तक इतना कोई नहीं जानता था, लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडियंस के लिए जो वर्क किया था उसी के बेसिस पर उन्हें वहां पर इनवाइट किया गया था। जब वो वहां पर इनवाइट हुए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर वर्कर्स और पीजेंट्स की एब्सेंस है। सिर्फ जमींदार, लैंड रोड और जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे उन्हीं को यहाँ पर इनवाइट किया गया था, क्योंकि उन्हीं की डोनेशन की वजह से इस यूनिवर्सिटी को खोला गया था। अब जब गांधी जी की स्पीच देने की टर्न आई तो उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि क्यों यहाँ पर वर्कर्स और पीजेंट्स की एब्सेंट है। उन्होंने आगे कहा कि हमें तब तक वर्दी फ्रीडम नहीं मिल सकती है जब तक कि ये वर्कर्स और पीजेंट्स इस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में एब्सेंट रहेंगे। उनका पार्टिसिपेट होना चाहिए, तभी जो है हमें रियल फ्रीडम मिल सकती है। ओके, उनके स्पीचेस से तो ये क्लियर हो गया था कि ये एक ऐसे लीडर हैं जो पीजेंट्स, वर्कर्स और जो सोसाइटी का पुअर सेक्शन है उसके प्रति सिंपैथी रखते हैं और उनके लिए वर्क करना चाहते हैं। सो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब 1916 में उनके स्पीच के बाद लोगों को पता चल गया था कि ये पुअर सेक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग वहाँ पर, हमने अपने लास्ट पार्ट में ये भी डिस्कस किया था कि चंपारण के जो पीजेंट्स थे वो गांधी जी के पास आए और उसी को लेकर गांधी जी ने एक कैंपेन चलाया था चंपारण में। 1917 का जो मोस्टली गांधी जी का टाइम था वो उन्होंने चंपारण में ही स्पेंड किया। यहाँ पर उन्होंने जो पीजेंट्स की सिक्योरिटी थी और उनके कल्टीवेशन की जो चॉइस थी उसकी फ्रीडम के लिए वर्क किया, उसके लिए डिमांड की। नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर 1918 गांधी जी ने जो है अपने होम स्टेट गुजरात में स्पेंड किया। यहाँ पर उन्होंने 2 कैंपेन चलाए। पहला कैंपेन था टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनकी वर्कर कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी थी। उनकी बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल थी उनकी बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए गांधी जी ने डिमांड की थी। सेकेंड जो था वो था कि बैड हार्वेस्ट की वजह से जो पीजेंट्स थे वो टैक्स को पे करने में अनेबल थे। सो गांधी जी ने ये डिमांड की थी कि टैक्सी को रिमिशन कर दिया जाए, टैक्सेस का रिमिशन कर दिया जाए, उनको ना लागू किया जाए किसानों के ऊपर। ओके, जो इनके ये इनिशिएटिव्स थे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में, इसकी वजह से लोगों को पता चल गया था कि ये एक ऐसे नेशनलिस्ट है जो पुअर्स के प्रति सिंपैथी रखते हैं। सेम टाइम पर उन्होंने बहुत सारे दूसरे लोकलाइज स्ट्रगल भी किए। ये जो स्ट्रगल्स थे ये भी लोकलाइज स्ट्रगल थे, दूसरे लोकलाइज स्ट्रगल भी किए। लेकिन 1919 में कॉलोनियल रूलर्स ने उनके लैप में एक बहुत बड़ा इशू डाल दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। वो इशू क्या था? जब 1914 और 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहा कि अगर हम इस वॉर में उनका साथ देते हैं तो वो हमें बहुत सारी चीज़ों पर रिलेक्टेंट कर देंगे, मीन्स बहुत सारे रिवॉर्ड्स हमें दिए जाएंगे। ओके, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रिवॉर्ड्स की बजाय यहाँ पर एक लॉ चालू कर दिया गया और वो लॉ का नेम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग अगर ब्रिटिशर्स को किसी भी इंडियन के ऊपर शक होता था तो वो उसको पकड़कर जो है जेल में डाल देते थे। रिवॉर्ड्स की बजाय अब लोगों को क्या मिला था? रोलेट एक्ट मिला था, जिसकी वजह से लोग ब्रिटिशर्स के और भी ज्यादा खिलाफ हो गए थे। सो गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया और लोगों से अपील की कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं
उनको बंद कर दिया जाए। दुकानें बंद हो गई और इस मोमेंट की वजह से जो लाइफ थी वो पूरी तरह से स्टैंड स्टिल हो गई थी। दुकानें बंद हो गई, स्कूल्स को बंद कर दिया गया और इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया बंद कोल। क्या कहा गया? बंद कोल कहा गया। मेनली बहुत ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुए वो पंजाब में हुए थे और जब पंजाब की साइड जो है गांधी जी जा रहे थे तो उस टाइम पर जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और भी बहुत सारे जो कांग्रेसमैन थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। सो धीरे धीरे जो है ये सिचुएशन आगे बढ़ती चली गई थी। इसके साथ एक और इशू हुआ 1919 में। जलियांवाला बाग जो कि पंजाब में अमृतसर में ही है, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, एक शांतिपूर्ण धरना वो कर रहे थे, मूवमेंट वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक ऑर्डर दिया अपनी ट्रूप्स को कि यहाँ पर निहत्थे लोगों के ऊपर उन्होंने गोली चला दी और इस टाइम पर जो है 400 लोग जलियांवाला बाग में मारे गए थे। ओके, इट वाज रॉलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर। और इस तरह से ये जो है रॉलेट सत्याग्रह के नाम से ये मूवमेंट चालू हुआ, जिसको जो है गांधी जी ने एक ट्रूली नेशनल लीडर बनाया। उन्होंने इसमें सक्सेस भी गेन की और इसके साथ साथ उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट भी चलाया। एक और कैंपेन चलाई जिसको क्या कहा गया? नॉन कोऑपरेशन चलाया गया। इसके अकॉर्डिंग जो भी इंडियंस थे जो कॉलोनियल रूल को खत्म करना चाहते थे उन्हें कहा गया कि वो स्कूल्स, कॉलेजेस और जो कोर्ट्स थे उन्हें अटेंड करना बंद कर दे, टैक्स को पे ना करें और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हैं सब के साथ नॉन कोऑपरेट करें, मीन्स ब्रिटिशर्स के साथ किसी टाइप का कोई कोऑपरेट ना करें। गांधी जी ने इसके लिए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जो है 1 ईयर के स्पैन में ही स्वराज को पालेंगे। आगे गांधी जी ने स्ट्रगल में खिलाफत मूवमेंट के जो भी नेता थे, लीडर्स थे, उन्हें भी ऐड कर लिया था। खिलाफत मूवमेंट जो है 2 मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। इसमें उन्होंने डिमांड की थी कि उनका जो एरिया है उन्हीं को दिया जाए ताकि वो मुस्लिम जो धर्म है उसको ज्यादा से ज्यादा फैला सके। मतलब ये अपने धर्म के लिए मूवमेंट कर रहे थे। सो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्हें भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन कर लिया गया गांधी जी के द्वारा और अब उन्हें पूरा यकीन था कि भाई हाँ, अब मुस्लिम और हिंदू दोनों ही धर्म मिलकर इंडिया से ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी करते हुए गांधी जी को ये पूरी तरह से खौफ थी कि असहयोग आंदोलन में, इस नॉन कोऑपरेट आंदोलन में खिलाफत के साथ मिलने की वजह से ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में मिलकर काम करेंगी तो ये बहुत जल्दी ही कॉलोनियल रूल का एंड भी कर लेंगी। दिस मूवमेंट सर्टेनली अनलिस्ट अ सर्ज ऑफ पॉपुलर एक्शन दैट वाज ऑलटुगेदर अनप्रेसिडेंटेड इन कॉलोनियल इंडिया। और इन आंदोलनों में निश्चय ही बहुत ही पॉपुलर, बहुत कार्यवाही की गई जिसकी वजह से जो कॉलोनियल इंडिया था उसका खत्म होना लगभग पूरी तरह से तय हो गया था। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया था। लॉयर्स ने कोर्ट को अटेंड करने से रिफ्यूज कर दिया गया था। जो वर्किंग क्लास थी उन्होंने बहुत सारी स्ट्राइक्स भी की टाउन्स और सिटीज में। एक ऑफिशियल फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1921 में 396 स्ट्राइक्स हुई। हाउ मेनी? 396 एक ईयर में, यानी कि पूरे साल में 365 डेज होते हैं, उससे भी ज्यादा स्ट्राइक्स हुई थी पूरे साल में। और इसके अंदर 6 लाख वर्कर्स जो हैं इन्वॉल्व थे। अगर इनको काउंट किया जाए तो इस टाइम पर 1921 में 7 मिलियन वर्किंग डेज का लॉस हुआ था। हाउ मेनी? 7 मिलियन वर्किंग डेज का लॉस हुआ था इन स्ट्राइक्स की वजह से, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स इन्वॉल्व थे ना। अगर एक वर्कर का एक दिन माना जाए तो 6 लाख वर्कर्स के 6 लाख वर्कर्स डेज तो वही हो गए, दूसरे भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो टोटल मिलाकर 1921 में 7 मिलियन वर्किंग डेज का लॉस हुआ था। ओके, जो हिल्स ट्राइब्स थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो उन्होंने उसका वायलेंट करना शुरू कर दिया था। अवध में जो फार्मर्स थे उन्होंने पे नहीं किया था। कुमाऊं के जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी कॉलोनियल ऑफिसर्स के लिए जो वो लॉर्ड्स को कैरी करते थे, ये सब करने से मना कर दिया था। मीन्स हर जगह पर क्या कहा जा रहा था कि हमें
कॉलोनियल्स के साथ मीन्स ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट करना है। क्या करना है? नॉन कोऑपरेट करना है, मीन्स उनका किसी भी चीज में कोई साथ नहीं देना है। नॉन कोऑपरेशन को लेकर उनके जो एक अमेरिकन बायोग्राफर थे, मीन्स अमेरिका के एक लेखक जिनका नेम था लुई फिशर, वो उन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी लिखी थी। तो लुई फिशर जो उनके एक अमेरिकन बायोग्राफर थे, उन्होंने कहा कि इस वजह से ही गांधी जी का नाम पूरी तरह से फैल गया था, युग में फैल गया था, मीन्स गांधी जी को हर कोई जानने लगा था। नो डाउट जो नॉन कोऑपरेशन था वो नेगेटिव था, लेकिन इसके जो इफेक्ट हुए वो पूरी तरह से पॉजिटिव हुए थे। उसके इफेक्ट पूरी तरह से क्या हुए थे? पॉजिटिव हुए थे। मीन्स यहाँ पर लोगों को सेल्फ रूल के लिए ट्रेन किया जा रहा था कि हमें अपना रूल करना है, ब्रिटिशर्स के रूल को हमें नहीं सहना है, अपना रूल हमें करना है। नॉन कोऑपरेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसकी वजह से फर्स्ट टाइम 1857 के रिवोल्ट के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में रीड आउट किया था कि उस टाइम पर भी ब्रिटिश जो रूल था वो पूरी तरह से हिल गया था। सो 1857 के रिवोल्ट के बाद ये पहला टाइम था जब ब्रिटिश रूल पूरी तरह से शेकन हो गया था, ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन पूरी तरह से शेकन हो गई थी। मीन्स कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि हाँ ये मूवमेंट पूरी तरह से सक्सेस हो रहा है। बट फरवरी 1922 में जो चोरी चोरा के पीजेंट्स थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया, वहां पर आग लगा दी और उस आग की वजह से बहुत सारे कांस्टेबल्स जो हैं उस आग में जलकर मर गए थे। और इस वायलेंस की वजह से गांधी जी ने इस मोमेंट को वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि नो प्रोवोकेशंस ही इंस्टेड, उन्होंने कहा कि किसी तरह की प्रोवोकेशंस नहीं होंगे, किसी तरह का ब्रूटल मर्डर यहाँ पर नहीं होगा। मीन्स हमें जो है ये मूवमेंट पूरी तरह से नॉन वायलेंस तरीके से चलाना था। हमें मॉब के प्रति, लोगों के प्रति, जो भीड़ है उसके प्रति मर्सी रखनी है। अगर इस तरह की कोई भी घटना होगी तो ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए गांधी जी ने फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ओके, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया था। मार्च 1922 में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, उनके ऊपर चार्ज लगाए गए, मुकदमा चलाया गया और उनका जो जस्टिस थे, मीन्स उस टाइम पर कोर्ट में जो जस्टिस थे वो थे सी एन ब्रूमफील्ड ने उनके जस्टिस की थी, उनकी ट्रायल्स की थी, मतलब उनके मुकदमे को सुना था। उन्होंने जब गांधी जी को सजा दी तो उन्होंने सजा देते हुए कहा कि हालांकि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी। उन्हें 6 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। आगे उन्होंने कहा कि जैसा आप जैसे हैं, आप जैसा पर्सन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे ट्रायल्स देखे हैं, बहुत सारे मुकदमे देखे हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। आप जो है मिलियंस ऑफ कंट्रीमैन की आईज में उनके लिए बहुत ही एक पैट्रियट और लीडर, एक ग्रेट पैट्रियट और लीडर हैं। एक ऐसे पॉलिटिक्स जो आपके खिलाफ हैं, वो भी आपके जो हाई आइडियल्स हैं और जो सेंटी लाइफ्स हैं उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि हालांकि आपने पार्टिसिपेट किया है तो मुझे सजा देनी होगी, लेकिन अगर किसी भी तरीके से ये पॉसिबल हो पाया कि गवर्नमेंट जो है आपके इस पीरियड को रिड्यूस करती है तो आपको रिलीज करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मतलब इससे ज़्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं, इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी चीज़ में नहीं होगी कि अगर आपको गवर्नमेंट रिलीज कर देगी तो। ओके, अब पीपल्स लीडर, गांधी जी एक पीपल लीडर थे, जन नेता थे, मीन्स लोगों के ही नेता थे। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया था। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BHU में जो उन्होंने अपने भाषण में जो भी प्रोमिसेस की थी उन प्रोमिसेस को उन्होंने पूरा किया। जो एंटरप्रेन्योर्स और जो बुद्धिजीवी, अब इस सिर्फ बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी और एंटरप्रेन्योर्स ही जो है इस मूवमेंट का, पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था। बहुत सारे पीजेंट्स, वर्कर्स और क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिसंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, गांधी जी को बहुत अच्छे से रिगार्ड करते थे और रिगार्ड्स में वो क्या कहते थे, उन्हें महात्मा भी कहते थे। ओके, और यहीं से उनको महात्मा कहा जाने लगा।
गांधी जी जिस तरह से लोगों से बातें करते थे, जिस तरह के वो कपड़े पहनते थे, जिस तरह लोगों के बीच में रहते थे, जिस तरह की वो लैंग्वेज बोलते थे, इसकी वजह से वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसके कंपैरेटिवली अगर दूसरे लीडर्स को हम देखें तो दूसरे लीडर्स क्या करते थे, वो लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रखते थे, लोगों से दूर ही रहते थे। बट गांधी जी लोगों के बीच में रहते थे। मेनली उनकी जो ड्रेस थी वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती थी, क्योंकि जो दूसरे लीडर्स होते थे वो जो वेस्टर्न कपड़े होते थे या इंडिया में ही जो बंद गला जो है एक इंडियन ड्रेस हुआ करती थी वो पहनते थे। इसके कंपैरेटिवली गांधी जी धोती पहनते थे, अपने बहुत ही सिंपल वे में रहते थे। जब भी उन्हें फ्री टाइम लगता था तो वो क्या करते थे, स्पन करते थे, स्पिनिंग व्हील्स के साथ स्पन करते थे, चरखा चलाते थे और दूसरे नेशनलिस्ट को भी इसके लिए एंकरेज करते थे कि हमें जो है अपने खाली टाइम पीरियड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके टाइम पर हमें जो है चरखा चलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो मेंटल लेवल है वो भी बढ़ेगा और हमें जो है शारीरिक मतलब फिजिकल वर्क करने की भी हैबिट बनी रहेगी। ओके, एक हिस्टोरियन शाहिद आमीन ने गांधी जी के बारे में क्या लिखा कि गांधी जी ने मतलब गांधी जी के जो भी सभाएं हो रही थी, जहाँ पर भी वो लोगों को भाषण दे रहे थे, स्पीचेस दे रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। 1921 में जब उन्होंने बहुत सारे अहमदाबाद और दूसरे प्लेसेस पर गांधी जी ने स्पीचेस दिए, तो इस चीज़ को उन्होंने नोट किया और अपने एक न्यूज़पेपर में गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि भटनी में गांधी जी ने जब लोगों को स्पीचेस दी तो इस टाइम पर गोरखपुर के लिए, फिर उसके बाद वो जो है गोरखपुर के लिए चले गए थे और नुनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चोरी चौरा और कुसुमी के स्टेशनों पर 15 से 20,000 लोग आए हुए थे उन्हें सुनने के लिए। गांधी जी कुसुमी का जो व्यू था उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि कुसुमई का जो स्टेशन था वो फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच था, लेकिन फॉरेस्ट के बीचों बीच होने के बावजूद भी वहाँ पर 10,000 से कम लोग इकट्ठा नहीं थे। लोग उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना रखते थे, उन्हें डोनेशंस देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने डोनेशंस देने से मना कर दिया था। बट चोरा चोरी में एक मारवाड़ी जेंटलमैन ने उन्हें इस चीज़ के लिए मना लिया और फिर वहाँ पर एक शीट को ग्राउंड के बीच में शीट को स्प्रेड कर दिया गया। शीट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे वहाँ पर रखे और धीरे धीरे वहाँ पर पैसों का एक हीप सा लग गया था। ओके, गांधी जी के अंदर मिस्टीरियस पावर्स हैं, इसके लिए भी बहुत सारी रूमर्स फैली हुई थी। हमने देखा था कि जो अपने पिछले पार्ट में हमने देखा था, चैप्टर में हमने देखा था कि रूमर्स के ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास करते थे। सो गांधी जी को लेकर भी बहुत सारी रूमर्स फैली हुई थी। गांधी जी के बारे में ये माना गया था कि वो किंग के साइड से ही आए हैं, किसानों की जो तकलीफें हैं उनके सेवियर हैं, वो मतलब उनसे उन्हें आज़ाद कर देंगे। उनके पास ऑफिशियल जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनके ऑर्डर्स को नकारने की पूरी पावर्स हैं। और कुछ जगह पर तो ये भी कहा गया था कि जो लोग गांधी जी का विरोध करते हैं उनके बहुत सारे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ऐसी अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी। लोग गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा इन अलग अलग नामों से पुकारते थे। और ये जो है पीजेंट्स, लोग ये जानते थे कि भाई पीजेंट्स के लिए अगर कोई कुछ काम कर सकता है तो वो गांधी जी ही कर सकते हैं। ठीक है, गरीबों के बीच विशेषकर गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। उन्होंने गरीबों द्वारा जो मीन्स पुअर सेक्शन जिस तरह की लाइफ जीते थे वैसे ही लाइफ उन्होंने भी जीना शुरू कर दिया था। हालांकि गांधी जी जो पेशे से एक वकील थे और उनकी जो कास्ट थी वो एक मर्चेंट थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, अपने हाथ से काम करते थे, चरखा चलाते थे और गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते थे। बदले में जो गरीब लोग थे वो भी गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते थे। ओके, अगर वहीं पर देखा जाए तो दूसरे जो पॉलिटिशियंस थे वो गरीबों को क्या एक पुअर दृष्टि से देखते थे, पुअर मतलब साइड से देखते थे, लेकिन गांधी जी उन्हें अच्छी तरह से समझते थे और उनके साथ जुड़ते रहते थे। गांधी जी का जो जन अनुरोध था वो निसंदेह जो है बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत जेन्युइन था, बहुत सिंपल वे से वो रहते थे, लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। और
और उन्होंने पॉलिटिशियंस को और व्यापक बनाने के लिए जो काम किया वो थी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी केयरफुली उन्होंने बाउंड किया था। मीन्स पूरी तरह से उन्होंने जो नेशनलिज्म था उस ऑर्गेनाइजेशंस को केयरफुली उन्होंने बाउंड किया था, जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन उनकी फैलती चली गई थी। कांग्रेस की नई नई ब्रांचेस को सेटअप किया जा रहा था इंडिया में। जो प्रजा मंडल थी, मतलब जहाँ पर लोगों की वेलफेयर का काम किया जाता था, वो नई नई प्रजा मंडल जो है एस्टेब्लिश की जा रही थी। गांधी जी जो है नई नई कम्युनिटीज को, दूसरी कम्युनिटीज को एंकरेज कर रहे थे और उन्हें मैसेज दे रहे थे कि हमें जो है लोगों के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, मीन्स जब भी हम स्पीच देते हैं तो वो हमें मदर टंग में देनी चाहिए, इंग्लिश में हमें अपनी स्पीच नहीं देना चाहिए। सो जगह जगह पर मदर टंग में ही स्पीच दी जाती थी और लोग जो है कांग्रेस के साथ अब ज़्यादा जुड़ना वो शुरू हो गए थे। इन दिस डिफरेंट वेज नेशनलिज्म वॉज टेकन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड एम्प्रेस्ड बाय द सोशल ग्रुप्स प्रीवियसली अनटच्ड बाय। अब जो है नेशनलिज्म जो है कंट्री के हर एरिया में फैलना शुरू हो गया था और उन लोगों तक भी पहुंच गया था जो इससे अभी तक अनटच थे, जो अभी तक अछूते थे, मीन्स जब अभी तक जिन लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। बाय नाउ अमंग द स्पॉन्सर्स ऑफ कांग्रेस वर सम वेरी प्रोस्पेरियस बिजनेसमैन। अब जो है कांग्रेस के जो सपोर्टर्स थे, बहुत सारे प्रोस्पेरियस जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योर्स थे, वो भी वहां पर आना शुरू कर गए थे। कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर जैसे कि जीडी बिरला, इन्होंने ओपनली कांग्रेस को सपोर्ट किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने टेक्टली मीन्स छुपकर जो है कांग्रेस को वो पार्टिसिपेट करते थे। गांधी जी के एडमायरर्स जो थे वो पुअर पीजेंट्स थे और रिच इंडस्ट्रियल अब दोनों ही हो गए थे। हालांकि गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया था कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नेशनलिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ज़्यादा वर्क उनके फॉलोवर्स ने ही किया, क्योंकि जैसे जैसे उनके फॉलोवर्स बढ़ते चले गए वैसे वैसे कांग्रेस जो है फैलती चली गई थी। 1917 और 1921 के बीच जो है बहुत सारे टैलेंटेड इंडियंस जो है गांधी जी के साथ मिल गए थे। उनमें से जो इंडियंस थे उनमें इंक्लूड थे महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और C राजगोपालाचार्य। ये जो है सभी गांधी जी के साथ मिले हुए थे और गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया और इंडिया में जो पुअर सेक्शन है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क किया था। अब 1924 में गांधी जी जेल से रिलीज हो गए थे। जेल से रिलीज होने के बाद उन्होंने किस चीज़ को, होम स्पन क्लॉथ को प्रमोट किया, मीन्स घर पर बना हुआ जो कपड़ा था, खादी को प्रमोट किया और जो अनटचेबिलिटी थी उसको एबॉलिश करने का प्रमोट किया कि हमें अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उसको एबॉलिश करना है। गांधी जी वॉज मस्ट सोशल रिफॉर्मर एज ही वॉज अ पॉलिटिशियन। जैसे गांधी जी एक पॉलिटिशियन थे, नेता के साथ साथ वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। वो ये बिलीव करते थे कि हमें जब तक वर्दी फ्रीडम नहीं मिल सकती है, जब तक समाज से ये बुराइयां, जो ये सोशल इविल्स हैं, इनसे हमारा समाज फ्री नहीं हो जाएगा, तब तक हमें जो है वर्दी फ्रीडम नहीं मिल सकती है। समाज में फैली हुई कुछ इविल्स जैसे कि चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी है, इन्हें पूरी तरह से दूर करना होगा, तभी जो है हमें वर्दी फ्रीडम मिल सकती है। इंडियंस ऑफ वन फेथ हैड ऑल्सो टू कल्टिवेट अ जेन्युइन टॉलरेंस फॉर इंडियंस ऑफ अनदर। उन्होंने एक दूसरे के साथ, उन्होंने ये भी कोशिश किया कि हम एक दूसरे के साथ जो है जेन्युइन टॉलरेंस रखें, मीन्स एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखें। उन्होंने आगे ये भी प्रमोट किया कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। Meanwhile, on the economic front, Indians had to learn to become self-reliant. उन्होंने आगे ये भी प्रमोट किया कि इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडियंस को जो है सेल्फ रिलियंट होना चाहिए, मतलब उन्हें आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से स्वावलंबी हो जाना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ उन्होंने जो समुद्र पार से, सी से के उस साइड से जो कपड़े आ रहे थे उसका विरोध किया, उसको कॉपरेट नहीं किया। इसके रादर उन्होंने खादी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि हमें खादी पहनना चाहिए, हमें घर पर ही अपने कपड़े बनाने चाहिए, हैंडस्पन करना चाहिए और खादी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। सो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन कॉपरेट मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स की जो फाउंडेशंस थी वो पूरी तरह से शेकन होना शुरू हो गई थी। लेकिन अगर 1922 की जो चोरी चोरा की घटना थी वो ना होती तो शायद कहीं ना कहीं हमें स्वराज जो है उस टाइम पर भी मिल जाता। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप यू गॉट ऑल द
the things related to non-corporate movement, tell me in comment section. Like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.